अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। मुल्क भर में कोरोना वबा से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 21,501 हो गई है, जबकि इसमें जो अमवात हैं वो तकरीबन 500 के करीब पहुंच गई है। 486 अफराद इसमें अब तक जाबाक हो चुके हैं। और नाजरीन, टेस्टिंग कैपेसिटी पाकिस्तान की थोड़ी सी बड़ी है, 9800 तक हम पहुँचे हैं, लेकिन फिर भी जो वादा था हुकूमत की तरफ से, जो दावा था कि अप्रैल के आखिर तक इसे 25 से 30 हज़ार तक पहुँचाएंगे, वो अभी तक नहीं हुआ। लेकिन वफाकी काबीना ने आज वज़ीर-ए-आज़म की लॉकडाउन में नरमी की पॉलिसी की हिमायत कर दी है। अब 9 तारीख को लॉकडाउन ख़त्म होना है, नरम होना है या फिर एक्सटेंड होना है, इसका हतमी फ़ैसला कल होगा NCOC के इजलास में, जहाँ वज़राए आला के साथ मुशावरत की जाएगी और ये फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन बलूचिस्तान की हुकूमत ने 15 दिन के लिए लॉकडाउन में तोसी कर दी है और 19 मई तक बलूचिस्तान में लॉकडाउन रहेगा। और साथ ही साथ नाजरीन, आज अपोजिशन और हुकूमत, जिनमें अमूमन इत्तफाक राय मामलात पे नहीं हो पाता, उन्होंने पार्लियामेंट का इजलास बुलाने पे इत्तफाक कर लिया है और पार्लियामेंट का इजलास 11 तारीख को बुलाया जाएगा, जिसमें कौमी असम्बली का इजलास होगा 11 तारीख को, जिसमें ये तय पाया है कि 3 घंटे के लिए यह इजलास होगा, 1 दिन के वक्फे के साथ, और सिर्फ इसमें कोरोना वबा के हवाले से बातचीत हो सकेगी और इसमें कोरम की निशानदेही नहीं की जाएगी। और नून लीग ने अपनी जो रिक्वेजिशन थी इजलास बुलाने की, वो वापस ले ली है इसी इजलास बुलाए जाने पर। और नाज़रीन, अब एक तरफ हुकूमत बात कर रही है लॉकडाउन में नरमी की, दूसरी तरफ डॉक्टर्स जो हैं वो बार बार हुकूमत पर जोर दे रहे हैं। वो उनमें काफ़ी ज़्यादा तशवीश है क्योंकि बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के अंदर कोरोना वायरस फैल रहा है। 450 से ज़्यादा डॉक्टर्स में ये वायरस फैल चुका है और कई की मौत भी हो चुकी है, जिस पे डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा तशवीश में मुबतला है। बार बार इस चीज़ पे जोर दे रहे हैं कि लॉकडाउन में सख्ती की जाए, चूँकि अब ईद भी करीब आ रही है, लोगों ने खरीदारी भी करनी है, ताजरों का दबाव भी बढ़ रहा है कि बाजार खोले जाए, मार्केटें खोली जाए। अब पंजाब के अंदर भी बात हो रही है कि स्मार्ट लॉकडाउन, उन एरियाज़ में लॉकडाउन नरम किया जाए जहाँ पे कोरोना केसेस कम है, निस्बतन जहाँ पे कोरोना का फैलाव कम है। और एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आज की BRT के वाले से हुक्म इम्तना सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, और बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स भी वहाँ से आज आए हैं। आया जो शफाफियत पे बिलीव करने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत BRT पे हुक्म इम्तना क्यों लिए बैठी है, शफाफियत क्यों नहीं इसमें आ रही? हमारे साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए मौजूद है जनाब कमर जमान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर, और हमारे साथ मौजूद है खुर्रम दस्तगीर खान साहब, मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हैं, साबिक वफाकी वज़ीर। बहुत शुक्रिया आप तीनों साहिबान का, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज जो फैसला हुआ है काबीना के अंदर, जो डिस्कशन हुई कि पार्लियामेंट काबीना के अंदर डिस्कशन हुई कि लॉकडाउन को उसमें नरमी की जाए, जो प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी थी, कल प्राइम मिनिस्टर ने इशारा भी दिया था उस पर। आज शिबली फराज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस पे फैसला जो है वो वज़राए आला को मुशावरत, उनके साथ मुशावरत के बाद, उन्हें एतमाद में लेने के बाद किया जाएगा। उन्होंने क्या बात की थी, जरा सुनिए। बाकी सूबों के वज़राए आला तशरीफ ला रहे हैं और मिल बैठकर एक कंसेंसस पैदा किया जाएगा जो पोस्ट 9 मई है, उसके बाद जो ये जो लॉकडाउन है उसको हम किस तरह से नरम कर सकें, उसके लिए क्या तजावीज़ होंगी, ये सारे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं सूबों के वो इसको डिस्कस करेंगे और कल इस वक्त तक उनके जो भी रिकमेंडेशंस हैं वो भी हमारे सामने आ जाएंगी। अली मोहम्मद खान साहब, अब फैसला होगा वज़राए आला के साथ मुशावरत के बाद। बलूचिस्तान की हुकूमत ने तो फैसला कर लिया है कि वहाँ 19 तारीख तक, यानी 19 मई तक उन्होंने लॉकडाउन सख्त करने का फैसला किया है, कंटिन्यू करने का। सिंध भी लॉकडाउन में नरमी की मुखालफत कर रहा है, तो कैसे इत्तफाक राय तो पैदा होना, इस पर मुश्किल नजर आ रहा है लॉकडाउन में नरमी के वाले से। काबीना ने आज गोके अप्रूव कर दिया है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज खान साहब ने इस पर तफसीली बात की है और उससे पहले असद उमर साहब ने उस पर काबीना को ब्रीफ भी किया और सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने भी रखे, और मैं समझता हूँ कि बड़ा मुनासिब फैसला। तो ये बताएं सर कि सारी काबीना ने इसे अप्रूव किया है या कोई डाइसेंटिंग वॉइसेस भी थी कि नहीं फिलहाल नरमी करनी चाहिए लॉकडाउन में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई इस तरह की डिसेंटिंग कोई मुझे याद नहीं पड़ता। वैसे भी मैं काबीना की इंटरनल डिस्कशंस कभी भी शेयर नहीं करता, लेकिन यह है कि खान साहब ने ये जो इंदिया दिया है कि तमाम वज़राए आला, यानी कि इसका मतलब है तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स को वो हम इंशाल्लाह साथ लेके चलेंगे, जिसमें सिंध के वज़ीर आला भी हैं और पख्तूनख्वा और बाकी सूबों के भी। तो आई थिंक इट्स अ गुड डेवलपमेंट कि अगर अल्लाह ताला के करम से हम इस वक्त सेफ हैं
और खतरे की उस हालत में नहीं है। इस तरह उसका भी जिक्र खान साहब ने किया कि ये भी हो सकता है कि खुदा न खास्ता कुछ जगहों पे कोरोना फैले भी तेजी से, लेकिन उसको भी फिर देखा जाएगा। वहां पे फिर आप उनको स्मार्ट लॉकडाउन या कॉर्डन ऑफ भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अब मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि हम आगे बढ़ें और मुनासिब एहतियाती तदाबीर साथ लेते हुए, क्योंकि खास साहब ये बात की बार बार वज़ीर आज़म साहब ने कि हम उसको स्लो डाउन करें, नरमी की तरफ लेके जाएं लॉकडाउन को, लेकिन जो कोरोना की एहतियाती तदाबीर हैं उसके साथ साथ पाबंदी बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अचानक जो है बस सब बाजारों में निकल जाएं और सारा, तो उसका भी उनको एहसास है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वज़राए आला को एतमाद में लेके चलेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन आसान होगी। काबीना में आज ये मामला भी देखा जाना चाहिए था कि आज नादरा के दफातर, सिर्फ एक महकमे के दफातर खुले हैं, वहाँ कितना रश लग गया है, लोगों का हजूम लग गया है, वहाँ कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग जो SOPs है उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। कायरा साहब, काबीना ने तो आज खान साहब को गो अहेड दे दिया है कि बिल्कुल लॉकडाउन में नरमी कर लें, लेकिन अब कल फैसला होना है NCOC के इजलास में, जहाँ बताया जा रहा है कि तमाम वज़राए आला के साथ मुशावरत की जाएगी, उनकी मुशावरत से यह फैसला किया जाएगा। अब बलूचिस्तान की हुकूमत ने 15 दिन के लिए लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया है 19 मई तक के लिए। सिंध भी लॉकडाउन में नरमी की मुखालफत कर रहा है। ये इत्तफाक के राय से फैसला तो नहीं हो पाएगा फिर नरमी के हवाले से अगर कोई बात होती है तो? मेरा ख्याल है KPK की हुकूमत ने 15 तारीख तक का नोटिफिकेशन किया है और बलूचिस्तान ने 19 तारीख तक के एक्सटेंशन की बात की है। और वज़ीर आज़म साहब पता नहीं अब क्या फैसला करेंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इनकी अपनी हुकूमत भी नोटिफिकेशन कर चुकी है। लेकिन जो बात बड़ी समझने की है कि बुनियादी तौर पे सभी की कोशिश तो यही है कि मुल्क के अंदर हालात बेहतर हो जाए, लोगों की जिंदगियां बेहतर हो जाए। जो नुक्ता नज़र वज़ीर आज़म साहब का है, सिंध गवर्नमेंट इस बात की शाकी है कि सिंध को जो पहले आगाज में उन्होंने कहा कि आप 15 दिन का एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कीजिए जिस तरह दुनिया में हुआ, सख्त लॉकडाउन, और 15 दिन के बाद उसको ईज आउट कर लेंगे, क्योंकि 15 दिन में हमें इसके मेजर सेंटर्स का पता चल जाएगा, कहीं अगर इसकी वबा कोई फैलनी है, फूटनी है, कहाँ इसके ज्यादा मराकज हैं, उनकी हमें समझ आ जाएगी और फिर हमारे लिए फैसले करने आसान। उस वक्त वज़ीर आज़म साहब उस पर डटे रहे, हालांकि उनकी सूबाई हुकूमतों ने सिंध की बात को फॉलो किया, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की गवर्नमेंटों ने भी फॉलो किया, बिल्कुल। लेकिन वज़ीर आज़म साहब सिंध को क्रेडिट देने के मूड में नहीं थे, लिहाजा उसको अपोज करते रहे और आज तक उसको अपोज कर रहे हैं। अब एक तरफ हम कह रहे हैं कि घरों में बैठना, मैं आज हैरान हो रहा था कि हमारे वज़ीर इत्तलात ये फरमा रहे थे और वज़ीर आज़म भी यही कहते हैं कि बेहतरीन इलाज इसका यही है कि आप घरों में रहें, बाहर ना निकले, इससे बचने का तरीका ये है, लेकिन लॉकडाउन नहीं करना। लेकिन हमने कुछ शरतें खोल देनी है। मैं आज एक दोस्त से पूछ रहा था, उसका कंस्ट्रक्शन का काम है, सीमेंट का काम है, तो मैं पूछ रहा था तुम्हारे कारोबार का क्या हाल है, तो उसने कहा यार मेरा फर्ज करे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोली गई है, मेरा सीमेंट का कारोबार है तो सीमेंट खोल दिया है, हार्डवेयर बंद है, और अगर कुछ कारोबार में से कुछ चीजें खुली होंगी बाकी नहीं होंगी तो कारोबार तो नहीं चलेंगे, ट्रांसपोर्ट बंद है तो फैक्ट्रियों वालों की तो गाड़ियां होंगी, बाकियों का क्या होगा। इसी तरह आज अगर बैंक खोले हैं 10 से लेकर 1:30 बजे तक और उनमें से भी चंद ब्रांचेस खुली हैं, तो आप नादरा का जिक्र कर रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से आज बेशुमार बैंकों के सामने लोगों के हजूम देखे जो कोई बिल्कुल एहतियाती तदाबीर नहीं कर रहे। और हमें अपनी, ये हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस बात का भी एहसास करे कि हमारी कौमी आदतें क्या है। सर हुकूमत तो कह रही है, आज भी शिबली फराज साहब बता रहे थे कि वज़ीर आज़म यही कह रहे हैं कि अब अवाम जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, गवर्नमेंट किसी सिविलाइज माशरों में डंडा उठा के किसी को नहीं हाँक सकती, वो कह रहे हैं कि लोगों को खुद करनी पड़ेगी। रवैया हमसे छुपा हुआ नहीं है जी हाँ, अवाम का रवैया पहले दिन से हमें पता है। उलमा के साथ मुआहदा करके मसाजिद खोली गई आपके सामने है, आपने दुकानें खोली आपके सामने है, आपने कारोबार खोलने की कोशिश की आपके सामने है। जूं ईज आउट करते आएंगे, ये कोई अहमक तो नहीं होगा ना जी जो चाहेगा कि लोगों की जिंदगियों में तलखी हो जाए। यकीनन लॉकडाउन एक मुश्किल फैसला है, यकीनन इससे लोगों की जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, लेकिन जो दूसरी मुश्किलात नजर आ रही हैं वो और खौफनाक और खतरनाक है। अगर सारा दुनिया कह रही है, खुद हुकूमत वक्त कह रही है, NDMA कह रही है कि ईद से पहले तक ये बड़े मुश्किल दिन है, इन दिनों में तेजी से वर्ष फैल सकता है, बिल्कुल, फिर उसके मुताबिक फैसले भी करने चाहिए। ठीक है, फैसले उसके मुताबिक होने चाहिए, चूंकि मई का महीना बताया जा रहा है कि इसमें वायरस का ज्यादा फैलाव हो सकता है, ये पीक पाकिस्तान के अंदर इसी मई के महीने के दौरान आ सकती है, तो उसी हिसाब से फैसले होने चाहिए। हुर्रम दस्तगीर खान साहब, अब जो एक बड़ी थिन लाइन है प्राइम मिनिस्टर के पास भी, एक तरफ कोरोना वबा से लोगों को बचाना है, दूसरी तरफ वो कहते हैं मैंने तवाज़ुन
बरकरार रखना बड़ा मुश्किल है कि लोगों को रोज़गार भी देना है, लोगों को रोज़गार से महरूम भी नहीं होने देना। जिस तरह से असद उमर साहब बता रहे थे कि 1,80,00,000 लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, 7 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे अगर कारोबार हम बंद रखते हैं। आप खुद कॉमर्स के वजीर रहे हैं, बेहतर समझते हैं इकॉनमी को। ये जो थिन लाइन है, कितना मुश्किल हो रहा है गवर्नमेंट के लिए, कितनी मुश्किल चॉइस है ये कि कारोबार इस वक्त खोलना? जाहिर है खोलने तो पड़ेंगे, आज नहीं तो कल। पर समर साहब, वज़ीर आज़म तो पहले दिन से जिस कातिलाना तज़ब्ज़ुब और मखमसे का शिकार हैं, पूरी कौम को भी उन्होंने एक तज़ब्ज़ुब में डाल दिया है, कंफ्यूजन में डाल दिया है कि क्या वाकई ये बीमारी जो है ये इस हद तक ख़तरनाक है कि हमें अपने कारोबार बंद रखने या नहीं है। कि एक बात हम सब पर वाज़ेह होनी चाहिए, और आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से जो नाज़रीन देख रहे हैं मेरे भाई और बहन, कि कोरोना के हवाले से हालात बेहतर नहीं हो रहे, खराब से खराब तर हो रहे हैं। ये क्लियर होना चाहिए सबको कि चाहे वो हमारे भाई और बहनें जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो नर्सें हैं, उनकी हलाकतों में इजाफा है, ओवरऑल हलाकतों में इजाफा है, इसका जो स्प्रेड हो रहा है मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में उसमें इजाफा है। तो किसी तरह से भी जो कोरोना के मामलात हैं, जो उसका फैलाव है, जो उसकी हलाकतें हैं, वो हालात बेहतर नहीं हो रहे, ये क्लियर होना चाहिए ना जी। उसके बाद ही हम कोई फैसला कर सकते हैं। लेकिन वजीर आजम जो है ये एक सांस में ये बात करते हैं, दूसरी सांस में कहते हैं कि जी लॉकडाउन जो है उसको खोलना चाहिए। भाई लॉकडाउन हमने हकीकत ये है कि पहले दिन से किया ही नहीं है, और जिस किस्म का जिसको ये स्मार्ट लॉकडाउन कह रहे हैं वो एक कंफ्यूज्ड लॉकडाउन है। कि ये दुरुस्त कायरा साहब ने फरमाया, आज मैं कह सकता हूं जाती तजर्बे से कि गुजरांवाला की बैंकों में तो इतना रश था कि सांस लेने की जगह नहीं थी, बजाय ये कि हम कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग हो 6 फुट की। बिकॉज अक्सर बैंकों की तमाम बैंक ब्रांचेस बंद है, 3 खुली है, कहीं 4 खुली है, कहीं 1 खुली है। यानी हुकूमत जो अवाम पे तकिया कर रही है कि अवाम खुद जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, वो आपको होता हुआ नजर नहीं आ रहा। गवर्नमेंट को सख्ती से एनफोर्स करना पड़ेगा। अवाम से पहली बात तो ये है कि हुकूमत का काम ये है कि अवाम को बताना कि किस कदर मखदूश सूरत हाल है इस वक्त कोरोना की पाकिस्तान में, और अभी हालात खराब तर होने हैं। अल्लाह करे मैं गलत साबित हूं, लेकिन इस हुकूमत की जो नाअहली और नालायकी है कि पहले आपने डॉक्टरों को और पैरामेडिकल स्टाफ को हिफाजती किट्स फराहम नहीं की, उनको अल्लाह के रहमो करम पर छोड़ दिया। फिर पाकिस्तान में टेस्टिंग नहीं की, पाकिस्तानियों को अल्लाह के रहमो करम पर छोड़ दिया। फिर जो लोग आजकल क्वारंटीन में, सरकारी में या आइसोलेशन सेंटर में हैं, उनको अपनी अल्लाह के हवाले कर दिया, खुद को इंतजाम नहीं किया। जो इनकी जिम्मेदारी थी जो यूटिलिटी स्टोर्स में सामान फराहम करना है, वो अल्लाह के हवाले कर दिया। अब ये है कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो अपनी नालायकी और नाअहली को अवाम की आदतों के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है। ये कहने की कोशिश कर रही है पहले दिन से कि हम तो बड़े गरीब हैं, हम ये कर नहीं सकते। बात यह है कि जो उनके अपने करने के काम थे उसमें इमरान खान साहब की हुकूमत यकसर नाकाम हुई है, और अब इस नाकामी को कह रहे हैं कि जी अल्लाह की मर्जी थी, हम गरीब हैं, हम क्या करें। सही, ठीक है। आज जब शिबली फराज साहब ने यह फैसला एक तरफ सुनाया कि काबीना ने से यानी कि अप्रूव किया है खान साहब के इस फैसले को, इस पॉलिसी को कि लॉकडाउन में नरमी होनी चाहिए, कल वज़ीर आला से मुशावरत होगी, हतमी फैसला कल हो जाएगा नरमी करनी है या नहीं करनी। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने आज मौका हाथ से नहीं जाने दिया। वो शिबली फराज साहब जो नर्म तबीयत समझे जाते थे, आज उन्होंने खुल के मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत पे खुल के लफ्ज़ी वार किए, गोलाबारी की। उन्होंने मियां नवाज शरीफ को वतन वापस लाने से मुतल्लिक भी बात की, वतन उनके वापस आने से मुतल्लिक भी बात की। उन्होंने क्या बात की, जरा वो भी सुन लें। नवाज शरीफ साहब वो भी अपने बड़े आराम से लंदन में अपने बहुत ही अरबों के मालियत के फ्लैट्स में रह रहे हैं, उनका खानदान वहां पे रह रहा है। ये कैसे हो सकता है कि अवाम को छोड़ के, अवाम जो कि सख्ती में है इस वक्त, उनका इधर आना, जो शहबाज शरीफ आए थे यहाँ पे तो वो इसलिए आए थे कि शायद वो एक कंप्यूटर के सामने बैठकर वो पूरे अवाम के साथ बजाय शाना बशाना खड़े होने के वो कंप्यूटर से मॉनिटर, तो ये काम तो वो लंदन में भी कर सकते थे। अली मोहम्मद खान साहब, ये वक्त है अटैक करने का। पहले जब शहबाज शरीफ लंदन में थे तो उस वक्त कहा जा रहा था फौरी तौर पे उन्हें वापस आना चाहिए। वो वापस आ गए तो उनके फेस मास्क लगा के कंप्यूटर के सामने बैठने पे भी हुकूमत को एतराज़ है। और फिर ये कहना कि नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए, ये जमानत का इख्तियार तो आपके पास है, जमानत आप कैंसिल कर चुके। पंजाब हुकूमत आपको 65 दिन पहले लिख चुकी, 68 दिन पहले, कि वापस लाए मियां नवाज शरीफ को। तो क्यों नहीं लाते वापस, जहां से बैठ के आप सिर्फ उन्हें मशवरे दे रहे कि वापस आए? देखिए, मियां साहब को बिल्कुल वापस आना चाहिए,
और जहाँ तक शहबाज साहब का ताल्लुक है तो शहबाज शरीफ साहब अभी इजलास भी हम बुलाने लगे हैं और आज अच्छी एक मीटिंग हुई जिसमें अपोजिशन के भी लोग मौजूद थे। बिल्कुल। और वहाँ पे डिस्कशन हुआ कि इजलास को हम कैसे बुलाएं, तो वहाँ शहबाज शरीफ साहब के पास मौका होगा कि वहाँ जो भी इनके पास तजावीज़ हैं वो वहाँ पे पेश कर सकें। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखें यहाँ पे बहुत अपोजिशन की तरफ से कुछ तजावीज़ मस्बत भी आई और जाहिर है चूँकि वो हुकूमत में नहीं होते तो उन्होंने कुछ पॉलिटिक्स भी करनी होती है। पॉलिटिक्स एक अच्छी चीज़ है लेकिन उसको हम अक्सर कहते हैं कि सियासत ना करें। मैं भी ये बात करता हूँ और अक्सर मैंने कायरा साहब को भी ये बात करते सुना है कि सियासत करें लेकिन मनफी सियासत ना करें। सियासत तो एक अच्छी चीज़ है, अगर सियासत बुरी चीज़ हो तो फिर हम सियासत ना करें, फिर तो कुछ और करें, फिर मैं अपनी वकालत दोबारा शुरू करूँ। लेकिन ये है कि नेगेटिव बातें हुई हैं सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए, और ये भी मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ उनकी तरफ से हुई हैं, लेकिन ये बहरहाल एक हकीकत है कि हर लम्हा अपोजिशन के जो रहनुमा हैं इनके सीनियर, उनके वज़राए आला और उनकी सीनियर क़यादत हमेशा उनके साथ एक इंतहाई अहम प्लेटफॉर्म पे रब्ता रहा, पार्लिमानी प्लेटफॉर्म्स पे रहा, एग्जीक्यूटिव लेवल पे वज़ीर आज़म के रहा, उनसे राय लेते रहे, वज़ीर आला सिंध के साथ ताउन भी रहा, उनको भी गिले रहे कुछ चीज़ों लेकिन सर मियां नवाज शरीफ के मामले पे जो आज कह रहे थे शिबली फराज साहब कि उन्हें वापस आना चाहिए, अवाम के दरमियान होना चाहिए, उन्हें लेके आए ना, आपके पास तो इख्तियार है, वफाकी हुकूमत आपकी है, लेके आए, आपने जमानत उन्हें दी थी, कैंसिल कर दी, वापस लेके आए। उसके तमाम कानूनी पहलुओं को देखा जाएगा और जो मुनासिब होगा वो किया जाएगा। उनको वापस खुद से भी आना चाहिए और हम भी जो है जो भी कानूनी ज़राए होंगे उसको इस्तेमाल में लाएंगे, उसमें अदालत भी इन्वॉल्व है, मत भूलें। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो बड़े लीडर हैं और मुल्क के 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं, कोई मामूली इंसान नहीं है। उनको खुद भी इसका एहसास होना चाहिए कि उनके साथ एक बहुत रियायत बरती गई थी यहाँ पे कानून अदालत की तरफ से और हुकूमत की तरफ से उनको फैसिलिटेट किया गया इलाज के लिए। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर उनका इलाज हो गया है तो उनका आज अगर इलाज नहीं हुआ तो मुझे आपकी पॉलिसी की समझ नहीं आ रही। शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर थे, रोजाना बुजुर्ग की यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी, रोजाना बयान आते थे कि शहबाज शरीफ को वापस पाकिस्तान आना चाहिए। पाकिस्तान आए तो आपको उनके उस पर भी एतराज़ है कि वो जो लैपटॉप पे बैठ के अगर ऑनलाइन अगर वो मीटिंग्स कर रहे हैं वर्चुअल अपनी पार्टी की, उस पर भी आपको एतराज़ है, वहाँ से बैठ के अगर वो सिफारिशात दे रहे हैं। अब मियां नवाज शरीफ मुल्क से बाहर उनके आप बार बार जोर दे रहे हैं कि अब वो वापस आए। खुर्रम दस्तगीर खान साहब ये जो बात कर रहे हैं, अली मुमताज़ साहब भी, शिबली फराज साहब भी, कि अब मियां नवाज शरीफ साहब को अवाम में वापस आना चाहिए, एक टेस्टिंग टाइम है, यहाँ अवाम को उनकी ज़रूरत है, ये जायज़ा मुतालबा और मियां साहब इसको कंसिडर करेंगे? पहली तो बात है कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है अपनी नालायकी और जहनी खलफिशार को छुपाने के लिए इस किस्म के तवज्जो हटाओ गुब्बारे उड़ाते रहते हैं हवा में। देखिए ये बड़ा आपके नाज़रीन को वाज़े होना चाहिए कि मोहम्मद नवाज शरीफ अदालत की इजाजत से बाहर गए हैं और अदालत के पास, हुकूमत के पास, ना पंजाब हुकूमत के पास ना ही वफाकी हुकूमत के पास वो इख्तियार है कि वो किसी भी तरह इस मामले में कोई पेशरफ्त कर सकें। इन हुकूमतों ने भी जमानत तो पंजाब हुकूमत ने दी थी ना, वो कैंसिल हो गई थी, फिर उन्होंने वफाकी हुकूमत को लिखा था। मुझे इजाजत दें, वो कोर्ट ने अपने इख्तियारात पंजाब हुकूमत को दिए थे कुछ अरसे के लिए, और अगर पंजाब हुकूमत जो है वो समझती है तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाएं। लेकिन हम ना वफाकी हुकूमत के पाबंद हैं ना ही पंजाब हुकूमत के पाबंद है, हम पाकिस्तान की अदालतों के पाबंद हैं। अगर अदालत का हुक्म आएगा मियां नवाज शरीफ के वापस आ जाएं, मियां नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे। उन्होंने हमेशा अदालतों के तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद अदालतों के हुक्म के आगे सर तस्लीम खम किया है। तो इस तरह की कहानियां जो हैं, कभी 18वीं तरमीम का गुब्बारा उड़ाते थे, कभी नवाज शरीफ का गुब्बारा उड़ाते। बात तो यह है कि ये जवाब दें कि अगर पूरे पाकिस्तान में डॉक्टरों की हलाकतें हो रही हैं, डॉक्टरों को अपनी हिफाजती किट्स मानने पर गिरफ्तार करके डंडे मारे गए हैं 4-5 शहरों में, तो ये किसकी नाकामी है? अगर पाकिस्तान में टेस्टिंग जो है वो बजाय बढ़ने के कम हो रही है तो ये किसकी नाकामी है? अगर पाकिस्तान में क्वारंटीन ठीक नहीं है ताफ्तान से लेकर आज तक, तो ये किसकी नाकामी है? अगर यूटिलिटी स्टोर खाली पड़े हैं और माफिया का राज है तो ये किसकी नाकामी है? ये बताएं। ये उसके अलावा जो है इस पर गौर नहीं है, इस पर गुफ्तगू नहीं है। सारा कुछ है, कभी 18वीं तरमीम उड़ा दो, कभी नैब ऑर्डिनेंस उड़ा दो, कभी नवाज शरीफ का गुब्बारा उड़ा दो। कायरा साहब, आज पीपल्स पार्टी की तरफ से कल जो आपके सिंध के वुज़रा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, सईद गनी साहब की तरफ से, नासिर शाह साहब की तरफ से, उस पर भी आज रिस्पॉन्ड किया शिबली फराज साहब ने। उन्होंने पीपल्स पार्टी को एक ताना दिया,
एक सूबे की जमात बनने का क्या बात की, जरा वो भी आप सुन लें, फिर मैं इस पर आपका रिस्पॉन्स लेता हूँ। सुनाइए। आप कोरोना में कोई दिलचस्पी नहीं रखते, आप सिर्फ जो है तो अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। कौम कभी भी माफ नहीं करेगी। ये वो पार्टी पूरे मुल्क पे उनकी हुकूमत थी, अब वो क्यों महदूद हो गई है एक सूबे तक? मुझे डर ये है कि कहीं पीपल्स पार्टी जो कि पूरे मुल्क से सुकड़ कर एक सूबे में आ गई, अब कहीं वो सिर्फ लड़काना तक महदूद ना हो जाए। जी कायरा साहब, क्या कहेंगे? बड़ा सख्त है कि यहाँ से आप पे आज अटैक आया है कि आप सिर्फ सिंध की जमात बन गए, वहां से भी वो कह रहे हैं कि लड़काना की जमात ना बन जाएगी। कोई संजीदा गुफ्तगू हो जी, कोई आर्गूमेंट हो तो उसके ऊपर बहस की जाए, ये तो खैर उनका अपना गुबार है। ताना जनी आपने खुद कहा कि उन्होंने ताने दिए, तानों का जवाब तो ताने होता है, मैं ताने दिया नहीं करता। मेरा वैसे सिंपल जवाब इस पे ये है कि सियासी जमातों के ऊपर मुश्किल औकात आ जाते हैं, अफराद पे भी आ जाते हैं, कौमों पे भी आ जाते हैं। पीपल्स पार्टी एक मुश्किल फेज में थी, है, गुजर रही है, गुजर रहा है, गुजर जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि सईद गनी साहब ने या वज़रा ने जो बातें की, उन्होंने कुछ सवाल उठाए थे हुकूमत से। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने कुछ सवाल उठाए हैं उनके। आप बजाय इसके कि उन सवालों का जवाब दें, आप हमें ताने देने शुरू कर देते हैं, आप हमें गाली गलौज शुरू कर देते हैं। ठीक है, मर्जी वाले, कौन देख रही है। सवाल यह है कि सवालों के जवाब होते हैं, सवालों के जवाब में सवाल नहीं होते। हाँ, अच्छा चले फर्ज करें हमारी हुकूमत सुकड़ गई, ओके, फॉर आर्गुमेंट सेक मैंने ये मान लिया वो सुकेड़ी गई, आपको किस तरह लाया गया, क्या हुआ, सारी कौम कह रही है, मैं एक तो छोड़ देता हूं उसको फिलहाल। मैं सवाल ये करता हूं कि इसका इस बात से क्या ताल्लुक है कि मैं कह रहा हूं कि फेडरल गवर्नमेंट ने इस पूरे कोरोना के अरसे में फेडरल डिविजिबल पूल से जो रिसोर्सेज सूबों को देने थे वो सही नहीं दिए, वो पूरे नहीं दिए, कटौतियां लगा दी हैं। मैं अगर ये कह रहा हूं कि आपने कोरोना के ऊपर कोई एडिशनल फंड सूबों को नहीं दिया कि वो अपनी सेहत की सूरत हाल जो है उसको बेहतर कर सके, सेहत के डिपार्टमेंट्स को, इसलिए कि जब सूबों को फंड नहीं मिलेंगे, मतलब पंजाब को अगर फंड नहीं मिले, डिविजिबल पूल से आपने पैसे कम दिए 155 अरब 9 महीने में, तो और उनका अपनी नालायकी ये है कि पंजाब अपने रिसोर्स जनरेट करने होते हैं सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज के ऊपर, तो वहां पे भी वो शॉर्टफॉल है कुछ 60-62 अरब का। तो उसके नतीजे में जो श्रिंक हुआ, उसके नतीजे में उन्होंने हेल्थ को और एजुकेशन को, जो उनका डेवलपमेंट बजट था, वो कटेल कर दिया। अगर वो कट कर जाएगा, कोई 20%, को 30%, को 35%, और उस तरह बच्चियों के वजीफे खत्म हो जाएंगे, तो नतीजा तान जो सर्विसेज है वो खराब होंगी। तो अगर मैं सवाल कर रहा हूं कि मरकज उनको वो पैसे क्यों नहीं दे रहा, तो मुझे कहा जाए कि तुम तो पिछले इलेक्शन ही हार गए थे, तुम तो उससे पिछला इलेक्शन भी हार गए थे, तुम तो गिलगित में भी हार गए थे। भाई मैं हार गया था, ओके, तो मेरे सवाल का जवाब तो दे दो ना। सही है, ठीक है, सवालात के जवाब जरूर आने चाहिए, इल्जामात अपनी जगह पर। प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो पार्लियामेंट के इजलास के हवाले से बात होगी कि अपोजिशन की तरफ से एक मुतालबा था, बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून की तरफ से, कि पार्लियामेंट का फिजिकल इजलास होना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से ये तजवीज़ थी शुरू में कि वर्चुअल इजलास बुलाया जा सकता है, कोरोना वबा फैलने का खतरा है। स्पीकर नेशनल असम्बली खुद कोरोना का शिकार हो चुके हैं, लेकिन आज फैसला हुआ है, तय पाया है कि पार्लियामेंट का फिजिकल इजलास होगा। क्या पार्लियामेंट के इजलास के दौरान कोई ऐसी एहतियाती तदाबीर कैसी इख्तियार की जाएंगी कि वहाँ कोरोना वबा ना फैले, चुके जिस तरह मैंने बात की, स्पीकर नेशनल असम्बली पहले इन्फेक्ट हो चुके हैं। इस पर बातों की छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो नाज़रीन। पार्लियामेंट का यानी कौमी असम्बली का इजलास होगा 11 मई को, और अपोजिशन का यह मुतालबा था, बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून का, कि कौमी असम्बली का इजलास होना चाहिए जहां कोरोना वबा के तनाजुर में खर्च होने वाली रकूम पे हुकूमत से हिसाब मांगा जाए, हुकूमत के इक़दामात पे उससे पूछा जाए। और आज जो मामला तय पाए हैं उसमें एक तो ये चीज़ तय पाई है कि एक दिन के वक्फे से 3 घंटे का इजलास हुआ करेगा आइंदा पीर यानी 11 मई से, और इस इजलास के अंदर कोरोना वबा के अलावा कोई और मौजू ज़ेर बहस नहीं आएगा। और साथ ही साथ चूँकि कम अरकान की शिरकत होगी इस इजलास के अंदर, तो कोई भी पार्टी कोरम की निशानदेही नहीं करेगी। अली मोहम्मद खान साहब, ये जो पार्लियामेंट का सेशन बुलाने का फैसला हुआ है, इसमें एक बात हुई कि सिर्फ कोरोना वबा के हवाले से बातचीत होगी। अब आप चूँकि खुद पार्लियामानी अमूर के वजीर भी हैं, किस तरह से शिरकत होगी इसमें, ज़रा बताइएगा मज़ीद डिटेल्स। तकरीबन आज ये तीसरी चौथी मीटिंग इसकी हुई है। शुरू में ये कंसिडर किया गया कि क्या एक वर्चुअल इजलास एक ऑप्शन है, तो
उस पर दोनों तरफ से राय आई, अपोजिशन के भी लोगों की बिल्कुल क्लियर राय थी उनके लीडरान की कि शायद इस वक्त पॉसिबल ना हो, ऐवान की सैंक्टिटी जो है वो उस तरह से फिर वो बहाल ना रखी जा सके। तो मुनासिब यही होगा कि हम जो है प्रॉपर एक इजलास कर लें, बेशक उसमें तादाद कम कर लें, एजेंडा उसमें महदूद रखें। और ये जो अब इजलास होने लगा है ये तो है ही सिर्फ कोविड-19 पे ही है। इसमें जो क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं और उसमें जो कॉलिंग अटेंशन होती है, उसमें एडजर्नमेंट मोशंस होते हैं, वो उसमें नहीं होंगे। उसमें सिर्फ यही एजेंडा होगा और ये भी कोशिश की जाएगी कि थोड़ा महदूद तादाद में मेंबरान साहबान जो हैं, ऑनरेबल मेंबर्स, वो तशरीफ लाएं। कोरम पे ये एक अंडरस्टैंडिंग होगी, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हो गया कि ठीक है, जब तक ये इस तरह के हालात हैं और ये कोविड का चक्कर चल रहा है तो तब तक जरा कोऑपरेशन की जाए, अपोजिशन भी, और उसको जो है वो पॉइंट आउट ना किया जाए। असल मकसद ये है कि जो ये इशू उठा है इस पे और जो तजावीज हैं कोई अपोजिशन के या और भी गवर्नमेंट बेंच से भी कई मेंबरान के, तो वो भी डिस्कस हो जाए। और इजलास इसका जो है एक दिन छोड़ के होगा और तकरीबन 2.5-3 घंटा उसका टाइम होना है इंशाल्लाह। तो उम्मीद है इंशाल्लाह इसका अच्छा इम्पैक्ट आएगा और अच्छा एक ओपिनियन आ जाएगी वहां से कि जो भी हुकूमती प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी इस इजलास के अंदर शिरकत करेंगे, उनका भी कोई इम्कान है शिरकत करने का? चूंकि अपोजिशन पहले भी जब एक पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास हुआ था, एपीसी हुई थी, वहां पे प्राइम मिनिस्टर ने अपोजिशन की तजावीज़ नहीं सुनी थी जिसपे वो नाराज हो गए थे। पीपल्स पार्टी भी और नून लीग ने भी एहतजाज किया था। इस इजलास के अंदर चूंकि अपोजिशन की लीडरशिप आएगी, बैठेगी, वह बात करेगी, जिस तरह अभी आप बात करते हैं शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे आए, तजावीज़ दें, तो खान साहब भी वहाँ पे आएंगे, सुनेंगे अपोजिशन को? जो पहले इजलास की आपने बात की है, मैं कई दफा ये इस बात की वजाहत कर चुका हूँ कि वो इमरान खान साहब की दावत पे लोग नहीं इकट्ठे हुए थे, वज़ीर आज़म साहब के, वो स्पीकर साहब की पार्लियामेंट्री कमेटी जो थी ऑन कोरोना, उसका था। उसमें पीएम साहब को भी एज अ मेहमान मदऊ किया गया और भी लीडरान थे। उस वक्त चूंकि इंटरफेस पे थे, वीडियो लिंक पे थे, शायद पीएम साहब को इतना शायद पता ना हो कि उसमें कौन कौन मौजूद है। लिंक जो है उसमें गुफ्तगू में भी बाज़ औक़ात मसले मसाइल चलते रहते हैं जब आप वीडियो लिंक पे आते हैं। तो इस इजलास में आ रहे हैं, फिजिकल इजलास के अंदर आ रहे हैं? जहां तक आपका इस इजलास के मुतालिक सवाल है, इंशाल्लाह वो कोशिश करेंगे कि आए इंशाल्लाह, और भी सीनियर लीडरशिप जो है वहां पे मौजूद होगी इंशाल्लाह, और देखते हैं, उम्मीद है अच्छा बेहतर इसका रिजल्ट आएगा। ठीक। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, ज़्यादा जोर इस पे पीएमएलएन ने दिया कि पार्लियामेंट का इजलास फिजिकल होना चाहिए, चूंकि गवर्नमेंट की तरफ से पहले तजवीज़ ज़ेर गौर थी कि वर्चुअल इजलास इसका बुला लिया जाए, लेकिन नून लीग की तरफ से ज़्यादा दबाव था कि हुकूमत पर्दा डालना चाहती है, हुकूमत छुपाना चाहती है जो वो अखराजात कर रही है, हम उसका चेक एंड बैलेंस करेंगे। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने जो रिक्वेजिशन आपने जमा करवाई थी कि उसमें आपने कहा था कर्जा कमीशन के हवाले से, आटा चीनी रिपोर्ट के हवाले से, वो तफसीलात हम गवर्नमेंट से लेंगे, लेकिन ये तो पर्टिकुलरली इसमें तय पा गया है कि कोविड-19 के हवाले से ही सिर्फ इस पर डिस्कशन होगी। और दूसरी बात, एक तरफ आप बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं कि लॉकडाउन सख्त होना चाहिए, पार्लियामेंट का इजलास बुलाने पे आपने बहुत ज़्यादा जोर दिया, यहाँ कोरोना नहीं फैल सकता सर क्या? कि पार्लियामान का इजलास इसलिए ज़रूरी है कि जब रियासत पाकिस्तान के बाकी जो सतून हैं, इंतज़ामिया काबीना में 150 वज़रा और फिर उनके जो स्टाफ है वो उस निस्बतन छोटे हॉल में वो इकट्ठे हुए होते हैं और हो रहे हैं, वो रोज़ाना की बुनियाद पे हो रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए। अदलिया अपना काम कर रही है, तो जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको भी बंद नहीं किया जा सकता दरवाजा किसी भी हालत में। तो ये हमारा फ़र्ज़ है और ये बतौर जिम्मेदार मुंतखब नुमाइंदे भी हमारा फ़र्ज़ है कि हम अवाम के लिए एक रोल मॉडल बनकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एक दूसरे से कम 6 फुट दूर रहकर पार्लियामान का भरपूर इजलास करें। ये हमारा मैंडेट है इस वक्त जो बतौर अपोजिशन कि हम हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी करें, हम उनसे पूछें कि किस किस्म के जो पहले तो इन्होंने क्या इकदामात किए हैं, हमें बाकायदा तौर पर पार्लियामान को बताया जाए कि क्यों वक्त पर हिफाजती किट्स नहीं पहुंची, क्यों अभी तक टेस्टिंग जो है वो उस वसी लेवल तक नहीं पहुंची कि हम हतमी कोई नतीजे अखज़ कर सकें। ये क्या वजह है कि पाकिस्तान में डॉक्टरों की हलाकतें और डॉक्टरों को कोरोना जो है वो बढ़ रहा है पेशावर से लेकर कराची तक। और ये भी हमने पूछना है कि ये जो मुआशी मामलात कोरोना के बाद से डिस्कस हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान के जो कर्जों के इशूज हैं उनमें कुछ पाकिस्तान को रिलीफ मिला है या उसमें कम से कम दूरी मिली है, और उसके बाद जो अगर नया कर्जा IMF ने एक तो ये तमाम बातें जो है इसका जो कोरोना के इंतजामी पहलू, जो उसके अवामी पहलू हैं, उसके सियासी पहलू हैं,
और उसके जो मुआशी पहलू हैं, ये सब मामलात पर हमारा फर्ज है बतौर अपोजिशन, और इंशाल्लाह 11 तारीख से जो इजलास शुरू हो रहा है कि हम हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी करें और उनसे पूछें। और हमें बड़ी उम्मीद है कि इमरान खान साहब खुद आकर अपने आप को, वो दावे तो बड़े करते थे ऑपोजिशन में, अब खुद आकर अपने आप को पेश करें कि भी हमें बताएं कि ये तजब्जब जो है जिसका शिकार उन्होंने पूरी कौम को किया है, उसके पीछे क्या थिंकिंग है। क्योंकि ये तो नहीं हो सकता, और मेरा ये जो मैं सवाल पूछना चाहूंगा पार्लियामान में भी, मैं आपके प्रोग्राम में पूछता हूं कि वजीर आजम का जो रिमार्क था कि हुक्मरान अशराफिया ने लॉकडाउन करवाया, क्या वजीर आजम को बुलडोज करके उनके ऊपर से गुजर के कोई हुक्मरान जिसने लॉकडाउन कराया? ये इस रिमार्क की एक्सप्लेनेशन हमें पार्लियामान में चाहिए होगी कि वो कौन लोग हैं जो वजीर आजम की मर्जी के बगैर भी इस मुल्क में लॉकडाउन करवा सकते हैं। तो सर, वजीर आजम से तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत करेंगे, कौमी असम्बली पे आएंगे, आके ब्रीफ करेंगे। लीडर ऑफ दी अपोजिशन भी इस इजलास के अंदर जा रहे हैं? जी, हमें बहुत उम्मीद है। उनके डॉक्टर्स से हम कंसल्ट कर रहे हैं। वो आपको मालूम है कैंसर सर्वाइवर हैं और ज्यादा इस वक्त वल्नरेबल हैं, बहुत सालों से उनको ये मामला है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह इस इजलास में शिरकत करेंगे और अपनी तकरीर के जरिए हुकूमत की कारकर्दगी का जो कच्चा चट्टा है वो आवाम के सामने खोलेंगे। ठीक है कायरा साहब, एक तरफ तो बात होती है कि सख्त लॉकडाउन होना चाहिए, फिल वक्त चीज़ें नहीं खोलनी चाहिए, नरमी नहीं होनी चाहिए किसी किस्म की भी, लेकिन पार्लियामेंट का इजलास बुलाए जाने के हवाले से चूंकि आपकी पार्टी का बहुत एक क्लियर इस पे मौक़िफ़ है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती पे पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा बात करती है, और नून लीग भी यही बात करी, पार्लियामेंट की बालादस्ती का तकाजा यही था कि फिजिकल इजलास होता वहाँ पर ज़्यादा, ताकि सैंक्टिटी जो है अली मोहम्मद खान साहब यही बात करते वो किसी भी तरह से हर्ट ना हो। बेहतर फैसला है ये पार्लियामेंट का फिजिकल इजलास होना, और आपको उम्मीद है, तवक्को है आपको कि खान साहब वहाँ पे आके ब्रीफ करेंगे तमाम अपोजिशन पार्टीज के जो भी सवाल आते हैं उस पर? पहली गुजारिश तो ये है कि एक अच्छा इक़दाम है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। फिजिकल इजलास बुलाया जाना चाहिए और मेंबरान को पाबंद करना चाहिए, जमातों को, कि मेंबरान इस इजलास में तशरीफ लाएं। और इजलास के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कौमी असम्बली के हाल के अंदर उसकी जो साइड की लॉबीज हैं और ऊपर जो गैलरीज हैं, ये कोई 800-900,000 बंदे के बैठने की जगह है। 500 बंदा तो दोनों हाउसेज का जॉइंट सिटिंग जब होती है, इवन देन पीछे सीटें खाली होती हैं। सो वहां पे जहां 300 मेंबर 250 मेंबर भी, वो तो बहुत बड़ी तादाद होती है, और इन मेंबर्स के लिए तो 10-10 फुट पे भी बैठना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और उस दिन आप पब्लिक गैलरीज जो हैं उसमें भी मेंबरान के बैठने का इंतजाम करें। और मेरी जाती राय तो होगी कि बजाय इसके कि आप कोरम की निशानदेही ना करने की बात करें, आप पाबंद करें अपने मेंबरान को कि वो इस मुश्किल घड़ी में आए, अपनी राय दें आके। हाँ, दूसरी गुजारिश ये है, वजीर आजम साहब मेरा नहीं ख्याल वो तशरीफ लाएं। इससे पहले भी उन्होंने कहा था, 2 साल गुजर गए, कौम देख रही है कि वो आके सवालों के जवाब देंगे, वो एक क्वेश्चन आर वजीर आजम का, तो वो सुनते रह गए। लेकिन सवाल ये क्वेश्चन आर में, लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त हुकूमत जो जिन चीजों के जवाब उनको देने चाहिए, वो खुरम साहब कुछ पूछ रहे थे, बिल्कुल ये पूछने का हक है और अपोजिशन पूछेगी, ये भी पूछेगी कि वो 1240 अरब रुपया जिस पैकेज का, बहुत बड़े तारीखी पैकेज का आपने जिक्र फरमाया था, उस पैकेज में से जो बेनजीर इनकम सपोर्ट का बजटेड पोर्शन है, उसके अलावा कितना पैसा खर्च हुआ कोरोना वायरस को या शुरू हुए और आपको वो पैकेज अनाउंस किए कम से कम महीना सवा हो गया। इसके अरसे में सिवाय वो जो BISP के बेनिफिशियरीज थे, उनको आपने 1000 रुपए एडिशनल दे के पिछले 3 महीने और अगले 2 महीने के पैसे इकट्ठे किए हैं। जो ये बताइए कि उस 1240 अरब में कितना पैसा है जो फेडरल गवर्नमेंट ने पूल अप करके शामिल किया। वैसे कारे साहब बाय द वे, ये जो पैसा कंज्यूम होता है, इस 1200 अरब में 100 अरब तो टैक्स रिफंड्स थे, 100 के तो 100 अरब के तो इस 1200 अरब में टैक्स रिफंड्स थे, जो कि वैसे भी गवर्नमेंट ने देने थे, वो इस पैकेज का ऐसा बना दिया गया। और इसमें 6 अरब के करीब ऐसी अमाउंट है जो गंदम की प्रोक्योरमेंट की थी, वो भी इस पैकेज के अंदर डाल दी गई। हाँ, 280 अरब गंदम की प्रोक्योरमेंट का 280 अरब भी इसी पैकेज के अंदर डाल दिया गया बाय द वे, जो कि करनी थी, कोविड होता या ना होता। मैं कहता हूँ, आप हर साल गंदम खरीदते हैं जी हाँ, और वो गंदम आप फिर जो मिले होती है उनको बेच के पैसे रिकवर करते हैं, उसका भी आपने 260 अरब डाल दिया। आपको तो कमाल है ना। फिर सबसे दिलचस्प बात जो है वो ये है कि तेल की कीमतों में आपने 75 अरब देना है। फिर उससे बड़ा तमाशा, उससे बड़ा तमस्कर एक ऐसा इदारा है यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन,
जिसकी पिछले साल की कुल सेल 24.6 बिलियन यानी 24.5 अरब रुपए के करीब है। इस साल का टारगेट यूटिलिटी स्टोर्स का 30 अरब रुपए रखा गया है और इस पैकेज में, इस कोरोना के पैकेज में यूटिलिटी स्टोर्स को 50 अरब रुपया दिया गया है कि वो लोगों में ये तकसीम करेगा खुराक। और आपने साथ उनको रमजान पैकेज में भी 2.5 अरब दिया। जिस इदारे की टोटल आपने आपसे तवक्को है आपको से कि मैक्सिमम जोर लगा के ये 30 अरब की सेल कर ले तो ये बड़ा कमाल करेगा, वो इदारा मुफ्त भी माल दे तो 50 अरब का पूरे साल में नहीं दे सकता। सही क्या तमाशा है, वो तो एक लंबी बहस है, सो जरूर पूछेंगे इससे। लेकिन ये भी पूछा जाएगा कि भाईजान पाकिस्तान के डॉक्टरों को, नर्सेज को, जो पैरामेडिक्स हैं, जो हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, उनको अगर इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 2 लाख डॉक्टर हैं जो सरकारी मुलाजिम हैं, आप उनमें से 1 लाख डॉक्टर ले लें और नर्सेज और पैरामेडिक्स 3 लाख ले लें, 4 लाख लोगों को अगर हर बंदे को एक लिबास आप डेली दें तो वो तकरीबन 700-800 का लिबास आता है। तो पूरे 3 महीने के लिए, 100 दिन के लिए अगर आप उनको लिबास देते हैं तो पाकिस्तान का 25 अरब रुपए के करीब पैसा खर्च होता है पूरे 3.5 महीने का। वो पैसा गवर्नमेंट ने नहीं दिया, आज तक डॉक्टर चीख रहे हैं और आपके डॉक्टर और पैरामेडिक्स 104-105 लोग उससे मुतासर हो चुके हैं। अगर आपके ये सोल्जर्स का हाल है, उनको डंडे पड़ रहे हैं, तो ये पैसे अब कहां खर्च कर रहे हैं? ऐसा ही है। आपने सुबह को कोई ग्रांट, यानी कि एक बड़ा गर्मा गर्म सेशन होने जा रहा है 11 तारीख को पार्लियामेंट का। काफी वहां पे सख्त सवालात होंगे गवर्नमेंट से। सही है, से वो भी कम हो रही है। ठीक है, यानी बहुत सारे सवालात हैं जिनका हुकूमत को सामना करना पड़ेगा अगले इजलास के अंदर। क्योंकि सारे सवालात जुड़े हैं कोरोना वबा से मुतल्लिक, इस पर होने वाले अखराजात से मुतल्लिक। यहाँ प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात होगी BRT की। तहरीक इंसाफ की वो हुकूमत जो शफाफियत पे यकीन करती थी, जो खुद एहतसाबी की सबसे ज़्यादा बात किया करती थी, अब BRT के मामले पे तहरीक इंसाफ क्यों एहतसाब से, सवाल जवाब से, हिसाब देने से कतरा रही है, आंख चुरा रही है? बातों की छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। तहरीक इंसाफ की वो हुकूमत जो सबसे ज़्यादा शफाफियत की बात करती थी, जो खुद एहतसाबी की बात करती थी, BRT मनसूबे की जब बात आती है तो वहाँ तहरीक इंसाफ एहतसाब से लगता है कि आंखें चुरा रही है। चूँकि इस मनसूबे के ख़िलाफ़ जब तहकीकात का ऑर्डर हुआ, जब FIA ने तहकीकात शुरू की तो पेशावर हाई कोर्ट से एक स्टे ऑर्डर लिया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त गुजार पहुँचे तो यहाँ पर भी स्टे लिया गया। आज भी वो स्टे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है, लेकिन जस्टिस उमर अता बंदियाल की तरफ से जो रिमार्क्स आए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत एतराज़ात के जवाब से राय फरार इख्तियार नहीं कर सकती। साथ ही साथ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने यह भी कहा कि इस मंसूबे पर एक कदम आगे तो 2 कदम पीछे वाली मिसाल सादिक आती है। सूबाई हुकूमत अवाम के पैसे की मुहाफ़िज़ है, अवाम का पैसा ज़ाया हो जाए तो बाज़ पुरस तो होती है। अली मोहम्मद खान साहब, क्या वजह है इस मंसूबे पे क्यों बार बार स्टेज के पीछे छुप रहे हैं? होने देते तहकीकात अगर शफाफियत है तो। बड़ा आपका ये वैसे अहम सवाल है। मेरे से अगर आप ज़ाती राय पूछें तो हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हमें छुपाना पड़े और इमरान खान साहब जो है उसको क्लोजेट में रखें। लेकिन सूबाई हुकूमत का एक इख्तियार होता है कि जो इदारे होते हैं गवर्नमेंट के, चाहे सूबाई हों चाहे मरकजी हों, तो उन पर जब सवाल होता है अदालत में अपना केस लड़ने का हक महफूज रखते हैं। ये कभी भी नहीं होता कि किसी भी सरकारी इदारे या सरकारी अफसर पे आप उसको क्वेश्चन करें और वो जो है अपना हक दिफा जो है वो महफूज ना दिफा और स्टे में फर्क है ना सर। वो तो तहकीकात पे ही स्टे ले लिया गया है, तहकीकात तो होनी चाहिए ना। देखिए, मेरा ख्याल है तहकीकात बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन सूबाई हुकूमत का एक इख्तियार है कि वो अपना एक डिफेंस वहां पे रखें। जाहिर है अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टे दिया है तो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, कुछ सोच के ही स्टे दिया होगा, उनको उसमें कोई मुनासिब पॉइंट्स सामने उनको लाए गए होंगे। मैं ये समझता हूँ, चूंकि मैं वकील भी हूँ, इस बात को हम वकला समझते हैं कि कोई भी मुलजिम हो, कोई भी इदारा हो, कोई भी हुकूमत हो,
उसका एक हक होता है अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश करना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस है, मेरे ख्याल में वैसे भी सब जुडिस है, उस पर ज़्यादा बात करना भी मुनासिब नहीं। लेकिन वहां पे उसका कच्चा सारा सामने आ जाएगा कि सच कितना है, झूठ कितना है। दूसरा मैं एक बात यहाँ करना चाहूंगा, प्रोग्राम के दौरान दोनों मोहतरम दोस्तों ने काफी पॉइंट्स रेज किए, मैं खामोशी से उनको सुनता रहा। मुझे बड़ा अजीब लगा। बिल्कुल, हम तो जो सवाल हमसे होंगे, हम मरकजी हुकूमत हैं, हमें जवाब देना चाहिए। अगर जवाब देते हुए हमारे माथे पे शिकन आती है तो फिर हम अपने ओहदे से इंसाफ नहीं करेंगे, क्योंकि अपोजिशन का काम है। लेकिन मेरी ये तवक्को है, मुझे उम्मीद है कि कायरा साहब ने लाजमन अपनी लीडरशिप से पूछा होगा कि कल कराची में डॉक्टर फुरकान साहब को वेंटिलेटर क्यों नहीं मिला। उन्होंने लाजमन पूछा होगा कि सिंध में हर जगह राशन डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं हुआ। उन्होंने लाजमन पूछा होगा कि जिस फुल लॉकडाउन की बात उनके वजीर आला करते हैं, तो डिफेंस में और क्लिफ्टन में तो लॉकडाउन था, लेकिन लियारी में और इंटीरियर सिंध में और इंटीरियर कराची में वहां पे लॉकडाउन क्यों नहीं था। लाजमन पूछा होगा कि उन्होंने तो सरकारी तौर पे पाबंदी रखी है, लोग बाजारों में क्यों निकले हैं, लोग पहले से ही लॉकडाउन खुलने से पहले ही सारा कारोबार क्यों खोल दिया, उन्होंने उधर भी लाजमन पूछा होगा। तो सवाल दोनों तरफ से उठेंगे, अच्छी बात है इजलास हो ताकि जरा मामला सामने आए। ठीक है, सवाल दोनों तरफ से पूछे जाएंगे। कायरा साहब, ये जो BRT के वाले से तहरीक इंसाफ बार बार स्टे ऑर्डर ले रही है कि तहकीकात नहीं होनी चाहिए, लग रहा है आपको कि ये एहतसाब का जो नारा था उसे राय फरार इख्तियार कर रहे हैं? तहरीक इंसाफ ने आज तक इनका कौन सा नारा था जिस पे यू टर्न नहीं लिया? ये भी एक ऐसा इशू है। सबको आप कह रहे हैं कि आप पे इल्जाम लग गए हैं, जाए नैब कौमी इदारा है, हमारे इख्तियार में नहीं है, वो आजाद हैं, अदालतें आजाद हैं, जाएं जाके वहां से इंसाफ ले लें। FIA हमारे इख्तियार में नहीं है, तो BRT ना FIA को इख्तियार देते हैं, ना नैब को उसकी तहकीकात करने देते हैं। और ये कहना कि वहां वो सूबाई हुकूमत है, वो सूबाई हुकूमत एक जमात के ताबे है, वो कोई ऑटोनोमस जमात नहीं है। जो सूबा एक होता है, सूबाई गवर्नमेंट होती है, वो अपनी मरकजी मदर पार्टी को जवाबदेह होती है, पॉलिसीज उससे लेके चलती है, लिहाजा ये तमाम नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत किसी भी ऐसे अमल में जिसमें इनके लोगों के नाम आते हैं उससे हमेशा फरार इख्तियार किया है, और दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालना आसान तरीन काम है। आखिरी गुजारिश ये है, अली मोहम्मद खान साहब, जो डॉक्टर साहब को वेंटिलेटर वहां नहीं मिला, मुझे इंतहाई अफसोस वाली सूरत हाल है, लेकिन मैं वाजे करूं, उस पे ऊपर सिंध गवर्नमेंट ने जवाब भी दिया। आप जरूर सवाल उठाइए, उनको जवाब देना चाहिए। वो डॉक्टर साहब कब बीमार हुए, उनके फैमिली का, उसका बाकायदा उनकी पूरी वीडियो नहीं ऑडियो मौजूद है, तो उनकी कन्वर्सेशन मौजूद है। वो तहकीकात का ऑर्डर दिया सिंध हुकूमत ने, कल कमीशन भी बनाया इस पे। लेकिन ये तयशुदा है कि आज तक फेडरल गवर्नमेंट ने एक वेंटिलेटर भी सूबे पसंद को नहीं दिया। हाँ, उनके पास वेंटिलेटर्स हैं। हाँ, SIUT के बिल्कुल सामने सिंध का सिविल अस्पताल है कराची का, और कराची में और सिंध में तो इंटीरियर में लॉकडाउन उस तरह नहीं था, लेकिन कराची और हैदराबाद में लॉकडाउन हुआ। कैसे लॉकडाउन चले? जब वजीर आजम पाकिस्तान, गवर्नर सिंध और उनके वज़रा, ठीक है, वो उसकी खुली मुखालफत। चले, आपका जवाब आ गया सर। ठीक है, खुर्रम दस्तगीर खान साहब आपकी तरफ बातें जो बंद कमरों में बैठ पॉलिसी के लिए होनी है, ठीक है, वजीर आजम कौन से खिताब में कहे, ठीक है, लोग बाहर निकल आएंगे, लूट मार। ठीक है, खुर्रम दस्तगीर खान साहब, BRT पे आपका मौक़िफ़ सर, क्योंकि आप बड़ी इसमें हमेशा बड़ी एक तो कौम बात करते हैं, अब समझ आ गया है कि पाकिस्तान बनाने वाले वो लोग हैं जो BRT बना रहे हैं, जिन्होंने 100 अरब के खड्डे बनाए हैं। और PTI का एहतसाब के मामले में जो रिकॉर्ड है वो अभी तक मुझे दुख से कहना पड़ेगा मुनाफिकत का है। जहां BRT का मामला आया वहां इम्तना ले लिया, जहां तो सर वो जिस सर आपके खिलाफ चीजें लेके अदालतों में चले गए थे, आप भी अदालत पे चले जाए उनके खिलाफ चीजें लेके BRT के मामले पे। नहीं जी सुने ना जी, देखिए जहां BRT का मामला आया वहां इम्तना ले लिया, जहां फॉरेन फंडिंग का मामला आया वहां इल्तवा कर लिया, जहां PTV कब्जा केस आया वहां इस्तिस्ना ले लिया, जहां KP एहतसाब कमीशन आया वहां पहले इल्तवा किया फिर ताला ले लिया, और जब पंजाब के सीनियर वजीर का मामला आया तो अल्लाह की पनाह है। तो कमाल ये है कि हमारा सवाल इन सारे मामलों में इनसे PTI से यही है कि अगर चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते, क्यों नहीं BRT की तलाशी देते, क्यों नहीं फॉरेन फंडिंग केस की तलाशी देते, क्यों नहीं PTV कब्जा केस के ऊपर पेश नहीं होते, क्यों जो है KP एहतसाब कमीशन बंद किया, और क्यों जो है जिस यहां बड़े जोरों शोर से आपके प्रोग्राम पर कहा करते थे कि देखे ना मुस्लिम लीग नून की तो जमानतें ही हुई है ना, बरी तो नहीं हुए। तो एक नैब का जमानत शख्स जो है
उसे, मेरे भाई को पंजाब का सीनियर वजीर बना दिया गया है। जिस जेल में वो कैद था आज वो जेल उसको सलूटे मार रही है। तो यहाँ रिकॉर्ड बड़ा भयानक है। और ये जो कमिटमेंट है ये सिर्फ ऑपोजिशन के लिए है, अपने तरफ इनका कोई जोर नहीं कि यहाँ मालम जब्बा में करोड़ों खा जाएं, बिलियन ट्री सुनामी में अरबों खा जाएं, 100 अरब की जो है बीआरटी पेशावर के खड्डे बढ़ जाए, लेकिन वहां कोई एक्शन नहीं होगा, वहां इम्तना और इल्तवा ही रहेगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ के लिए एक इम्तिहान ज़रूर है, चूँकि सबसे बड़ा नारा तहरीक इंसाफ का एहतसाब था और एहतसाब हमेशा अपनी ज़ात से शुरू होता है। तो बीआरटी या दीगर मनसूबे जिन पे सवाल उठ रहा है उस पर तहरीक इंसाफ को इल्तवा लेने के बजाय मेरे ख्याल से शफाफियत दिखानी चाहिए और अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करना चाहिए। आज की शो में इतना ही, आपके फीडबैक का इंतजार है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।